हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं सीआईबी के एबीएम पेपर के मॉड्यूल ए का यूनिट 2 जो कि है सप्लाई एंड डिमांड। Friends, to forecast prices and outputs in individual markets, you must first understand the concept of supply and demand. किसी भी मार्केट में किसी भी गुड्स की प्राइस को फोरकास्ट करने के लिए हमें सबसे पहले सप्लाई एंड डिमांड के कंसेप्ट को समझना होगा। चेंजेस इन सप्लाई एंड डिमांड ड्राइव चेंजेस इन आउटपुट एंड प्राइसेस। सप्लाई एंड डिमांड में जब भी चेंजेस होगी तो वो उसके प्राइस को इफ़ेक्ट करेगा। इसके लिए हमारे इस चैप्टर में कुछ डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व दिए गए हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिमांड शेड्यूल। क्या है डिमांड शेड्यूल? फ्रेंड्स, जब भी मार्केट में किसी चीज़ की प्राइस अगर बढ़ जाती है तो आप देखेंगे बायर्स उसको कम खरीदते हैं, या अगर उसकी प्राइस कम हो जाए तो बायर उसको ज़्यादा खरीदते हैं। तो definition relationship between the market price of a good and the quantity demanded of that good, other things held constant। तो इसी रिलेशनशिप के डेफिनेशन को, जो कि मार्केट प्राइस, गुड के मार्केट प्राइस और उसके क्वांटिटी डिमांडेड में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करती है, उसको हम लोग डिमांड शेड्यूल या डिमांड कर्व बोलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ एक टेबल दी हुई है जहाँ पे द डिमांड शेड्यूल फॉर एप्पल का एक टेबल दिया हुआ है, जिसमें कुछ एप्पल के प्राइस दिए हुए हैं, प्राइस पर बॉक्सेस, और क्वांटिटी डिमांडेड दी हुई है मिलियन ऑफ बॉक्सेस पर ईयर। यहाँ हम देख रहे हैं कि 500 प्राइस पे बॉक्स की डिमांड 9 है, 400 पे 10 है, 300 पे 12 है, 200 पे 15 है। तो इससे हम लोग ये देख रहे हैं फ्रेंड्स कि जैसे जैसे प्राइस हमारी कम हो रही है वैसे वैसे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ रही है। तो डिमांड शेड्यूल में जो प्राइस होती है वो क्वांटिटी डिमांडेड के इन्वर्सली रिलेटेड होती है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व कुछ नहीं, ये हमारा जो डिमांड शेड्यूल हमने देखा उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। डिमांड शेड्यूल के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग डिमांड कर्व कहते हैं। तो चलिए हम एक ग्राफिक देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पीछे जो हमने शेड्यूल में देखा था टेबल, उसी टेबल को यहाँ एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू दर्शाया गया है, जहाँ एप्पल की प्राइस इस साइड ली गई है और क्वांटिटी ऑफ एप्पल सप्लाइड यहाँ ली गई है, क्वांटिटी ऑफ एप्पल डिमांडेड नॉट सप्लाइड। जहाँ 500 प्राइसेस पे डिमांड 9 मिलियन, 400 पे 10, 300 पे 12, 200 पे 15 और 100 पे 20 है। फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं कि यहाँ से जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है वैसे वैसे हमारी डिमांड यहाँ बढ़ती जा रही है। तो ये जो है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व हमारा डिनोट कर रहा है, और ये नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट आपका मूवमेंट है। नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की ओर ये मूवमेंट कर रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन बोलेंगे। देखिए यहाँ दिया हुआ है द कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स गोइंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। दिस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड। अभी लॉ ऑफ स्लोपिंग डिमांड क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड, when the price of a commodity is raised and other things being constant, buyers tend to buy less of the commodity. Similarly, when the price is lower, other things being constant, quantity demanded increases. जब किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ेगी तो बायर्स उसको कम खरीदेंगे, और जब इसकी प्राइस कम होगी तो उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी। क्वांटिटी डिमांडेड टेंड्स टू फॉल एज प्राइस राइजेस फॉर 2 रीजन्स। किसी भी क्वांटिटी डिमांडेड की वजह से प्राइस में राइज और फॉल के 2 कारण हो सकते हैं। फर्स्ट इज़ द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट और दूसरा है इनकम इफेक्ट। फ्रेंड्स, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट उसको कहेंगे जैसे ब्रांच मार्केट में किसी एक चीज़ की अवेलेबिलिटी कम है और उसका कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल है जिसका प्राइस इनकम्पेरेबली उस प्राइस से कम है, तो लोग वो चीज़ ना खरीद के जिसका प्राइस कम है उसको ख़रीदना प्रेफर करेंगे। जैसे मार्केट में अगर मटन की प्राइस बढ़ रही है तो लोग चिकन खाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। और दूसरा है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट वो है जैसे किसी बायर की बाइंग कैपेसिटी जो है, अगर आपके पास इनकम आपकी ज़्यादा हो रही है, मान लीजिए आपकी सैलरी बढ़ गई तो आप ज़्यादा खरीदना प्रेफर करेंगे, और अगर आपके पास पैसे कम है तो आप कम खरीदना प्रेफर करेंगे। तो जो प्राइस में राइज और फॉल जो है
वो इनकम इफेक्ट की वजह से भी इफेक्टेड होता है। फ्रेंड्स में नेक्स्ट है हमारा मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड क्या है? जो हम अभी डिमांड कर्व में देख रहे हैं, जो डिमांड जो हो रही है वो डिमांड किसकी है, हमारी, आपकी या किसी और की? तो फ्रेंड्स जितने भी मार्केट डिमांड जो है विच रिप्रेजेंट्स द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड्स, जितने भी इंडिविजुअल डिमांड्स के टोटल हैं उसको हम लोग मार्केट डिमांड बोलते हैं। द मार्केट डिमांड कर्व इज फाउंड बाय एडिंग टुगेदर द क्वांटिटीज डिमांडेड बाय ऑल इंडिविजुअल्स एट ईच प्राइस। मार्केट डिमांड कर्व इज फाउंड बाय एडिंग टुगेदर द क्वांटिटीज डिमांडेड बाय ऑल इंडिविजुअल्स। फ्रेंड्स यहाँ देखिए, मार्केट डिमांड कर्व को बनाने के लिए हमें सारे इंडिविजुअल के जो भी क्वांटिटी डिमांडेड है उनके ऐड को डिमांड कर्व हम बोल सकते हैं। डज द मार्केट डिमांड कर्व ओबे द लॉ ऑफ डाउनवर्ड? जी हाँ, मार्केट डिमांड कर्व भी लॉ ऑफ डाउनवर्ड को फॉलो करेगा। लोअर प्राइसेस अट्रैक्ट्स न्यू कस्टमर, प्राइस कम होने से ये नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे। राइज इन द प्राइस ऑफ ए गुड विल कॉज सम ऑफ अस टू बाई लेस, और अगर इसकी प्राइस बढ़ती है तो हम लोग इसको कम खरीदारी करेंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा फोर्सेस बिहाइंड द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व के पीछे कौन कौन से फोर्सेस हैं देखते हैं हम। पहला है हमारा एवरेज इनकम ऑफ कस्टमर्स। फ्रेंड्स जैसे हमने कि पहले देखा है कि अगर मार्केट में किसी चीज़ की प्राइस कम हो रही है या बढ़ रही है तो लोग उसको इन कंपैरेटिवली कम खरीदेंगे या ज़्यादा खरीदेंगे। लेकिन यहाँ इनकम की बात हो रही है। इनकम में है कि अगर लोगों का इनकम बढ़ेगा या कम होगा तो वो ज़्यादा या कम खरीदना प्रेफर करेंगे, चाहे उस वस्तु की प्राइस बढ़े या ना बढ़े या उसमें कोई भी चेंज ना हो। सेकंड है साइज़ ऑफ द मार्केट। साइज़ ऑफ द मार्केट फ्रेंड्स यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है बाय द पॉपुलेशन। यहाँ पे इन्होंने मुंबई और चेन्नई दो जगहों के पॉपुलेशन को कंपेयर किया है, जहाँ एक तरफ मुंबई में 21 मिलियन लोग हैं, वहीं चेन्नई में 7 मिलियन लोग हैं। तो जाहिर सी बात है जहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे वहाँ पे ख़रीदारी ज़्यादा होगी, जहाँ पे कम लोग होंगे वहाँ पे ख़रीदारी कम होगी। तीसरा है प्राइसेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिलेटेड गुड्स। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि अगर मार्केट में किसी चीज़ का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो लोग, अगर उसका प्राइस कम है तो जिस चीज़ का प्राइस कम है लोग उसको ख़रीदना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो ये मार्केट अवेलेबिलिटी ऑफ रिलेटेड गुड्स भी एक तरह से डिमांड कर्व को इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट है टेस्टेस एंड प्रेफरेंसेस। फ्रेंड्स टेस्टेस एंड प्रेफरेंसेस भी एक तरह से डिमांड कर्व को इफ़ेक्ट करता है। ये कैसे इफ़ेक्ट करता है? मान लीजिए कोई एक जगह है जहाँ पे कॉलेजेस हैं, तो जहाँ पे स्टूडेंट रहेंगे वहाँ पे जाहिर सी बात है कि बुक्स स्टेशनरी की डिमांड ज़्यादा होगी, क्योंकि वो लोग पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो उस एरिया में स्टडी मटेरियल्स की डिमांड ज़्यादा होगी। और उसको भी अगर हम और स्पेसिफिकली ले लें तो जैसे अगर कोई मेडिकल कॉलेज है तो वहाँ पे आप देखोगे कि मेडिकल की बुक्स की डिमांड ज़्यादा होगी। तो एक तरह से टेस्ट और प्रेफरेंस भी जो है वो मार्केट को इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल इन्फ्लुएंसेस। फ्रेंड्स कुछ स्पेशल इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं जो कि डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रहा है एक एग्जांपल कि द डिमांड फॉर अम्ब्रेला इज़ हाई इन रेनी मुंबई बट लो इन सनी दिल्ली। जैसे अम्ब्रेला है तो वो हमें रेनी सीज़न में भी ज़रूरत होगा और गर्मी के दिन में भी वो लगेगा, लेकिन जहाँ एक तरफ मुंबई में रेनी सीज़न है और दिल्ली में गर्मी का सीज़न है तो दिल्ली के मुकाबले मुंबई में अम्ब्रेला की डिमांड ज़्यादा होगी। फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शिफ्ट इन डिमांड। शिफ्ट इन डिमांड है कि इन्फ्लुएंसेस अदर देन द गुड्स प्राइस चेंज। जैसे अगर किसी चीज़ की डिमांड में कोई चेंजेस हो रहा है या उसको हम शिफ्ट कहेंगे, लेकिन वो चेंज जो है वो प्राइस के राइज या फॉल की वजह से नहीं बल्कि दूसरे अदर फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, तो उसको हम शिफ्ट इन डिमांड कहेंगे। जैसे यहाँ एक ग्राफ में देखिए देकर समझाया हुआ है कि प्राइस ऑफ ऑटोमोबाइल जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन क्वांटिटी डिमांड जो ऑटोमोबाइल की है वो चेंज हो रही है। चेंज जैसे अभी हमने देखा ना, जैसे एक एम्प्लॉइज़ को अगर बोनस मिला या उसको ज़्यादा सैलरी मिली या किसी एक वर्ग को अधिक सैलरी मिली है और उनको ऑटोमोबाइल्स कंपनी में इन्वेस्ट करना है या कुछ परचेज़ करना है, तो वो उस टाइम ज़्यादा उसकी डिमांड हो जाएगी जबकि उनकी प्राइस कांस्टेंट है। तो वही यहाँ पे दर्शाया गया है कि उस टाइम में
वो डिमांड जो है डी से शिफ्ट करके डी डैश हो जाएगी, मतलब ये डिमांड बढ़ रही है। इसी तरह अगर उसकी डिमांड कम हो, प्राइस सेम ही है उस चीज़ की, लेकिन डिमांड कम हो जाए तो हमारा जो ग्राफ है वो इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो इसी शिफ्ट को हम शिफ्ट इन डिमांड बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा द सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल क्या है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। सप्लाई शेड्यूल है इट रिलेट्स द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए गुड टू इट्स मार्केट प्राइस, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। अब यहाँ पे हम लोग गुड्स की सप्लाई की बात करेंगे। गुड्स की सप्लाई हम कैसे किस मामले में देख सकते हैं, ये फ्रेंड्स हमें कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख। इसीलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच बिजनेसेस प्रोड्यूसेस एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स। तो जो बिज़नेस हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे, तो वो सप्लाई उसको कैसे प्राइस की वजह से इफेक्टेड होगी, वो हम सप्लाई शेड्यूल में देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ एक जैसे हमने डिमांड शेड्यूल देखा था, वैसे यहाँ पे एक सप्लाई शेड्यूल दिया गया है। यहाँ पे भी एप्पल की प्राइसेस दिए गए हैं, उनकी क्वांटिटी सप्लाइड दी गई है, मिलियंस ऑफ बॉक्सेस पर ईयर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो एप्पल की प्राइस है वो 500, 400, 300, 200, 100 करके डिक्रीज़ हो रही है। तो उनकी जो सप्लाई भी है वो भी 18, 16, 12, 70 वो भी कम होते जा रही है। प्राइस भी कम हो रही है, सप्लाई भी कम हो रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये हमने जैसे पहले डिस्कस किया कि ये हमें सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो सप्लायर को अगर किसी चीज़ के लिए ज़्यादा प्राइस मिलेगी तो वो उसको सप्लाई ज़्यादा करेंगे, और अगर उसकी प्राइस कम होगी तो वो उसको कम सप्लाई करेंगे, क्योंकि उनको प्रॉफिट कम हो रहा है। अब इसी जो सप्लाई शेड्यूल को है यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा दर्शाया गया है। तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको हम लोग फ्रेंड्स कहेंगे सप्लाई कर्व। तो यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ एप्पल के प्राइसेस को दिया गया है 500, 400, 300, 200, 100, और यहाँ पे क्वांटिटीज़ ऑफ एप्पल दी गई है, मिलियन ऑफ बॉक्सेस पर ईयर। तो हमने देखा था 100 पे 0 थी सप्लाई, 200 पे फिर ये इंक्रीज़ हो गई 7, फिर प्राइस इंक्रीज़ हुई 300, तो ये भी आपकी सप्लाई भी इंक्रीज़ हो गई 12, 400 पे 16 और 500 पे 18। तो हम लोग फ्रेंड्स देख रहे हैं कि यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, यानी कि ये इंक्रीज़ हो रहा है, प्राइस भी इंक्रीज़ हो रही है, सप्लाई भी इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ ये रिलेशनशिप हमारा इस्टेब्लिश हो रहा है कि प्राइस और सप्लाई जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है। अगर प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, अगर प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी कम होगी। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा फोर्सेस बिहाइंड द सप्लाई कर्व। अब सप्लाई कर्व के पीछे कौन कौन सी फोर्सेस हैं वो हम देखते हैं। तो इसमें हमारा पहला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फ्रेंड्स वो है कि अब जैसे हम मैन्युफैक्चरर है या प्रोड्यूसर है या सप्लायर हैं, तो अगर हमें कोई भी चीज़ बनाने में उसमें कॉस्टिंग कम लग रही है तो जाहिर सी बात है वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा, और अगर कॉस्टिंग ज़्यादा लगेगी तो उसमें हमारे लिए प्रॉफिट कम होगा। तो व्हेन प्रोडक्शन कॉस्ट आर हाई रिलेटिव टू प्राइस, फर्म्स प्रोड्यूस लिटिल। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी तो फर्म्स जो हैं वो कम प्रोडक्शन करेंगे, स्विच ओवर द प्रोडक्शन ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, या फिर वो दूसरे अदर प्रोडक्ट्स बनाने लगेंगे जिनके प्रोडक्शन में कॉस्ट कम लगता हो, और में सिंपली गो आउट ऑफ बिजनेस। या फिर अगर वो काफ़ी बहुत ज़्यादा उनका कॉस्ट लगने लगे तो कोई लॉस करके तो अपना कॉस्ट प्रोडक्शन नहीं करेगा, तो इसीलिए वो दे सिंपली गो आउट ऑफ बिजनेस। प्रोडक्शन कॉस्ट आर प्राइमरली डिटरमाइंड बाय द प्राइसेस ऑफ इनपुट्स एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। अब फ्रेंड्स ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हमारा, तो ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। एक है हमारा प्राइसेस ऑफ इनपुट्स, और एक है टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। प्राइसेस ऑफ इनपुट्स क्या है, जैसे हमारा लेबर कॉस्ट, एनर्जी, मशीनरी, ये सारी जो कॉस्ट हमारी लगती है वो हमारी प्राइसेस ऑफ इनपुट्स है। और नेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांस। टेक्नोलॉजिकल एडवांस का मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि जैसे अगर हमने कोई हाई क्वालिटी की मशीन या कोई एपरेटस लगा रखा है जिसकी की प्रोडक्शन क्षमता जो है वो बहुत अच्छी है, तो वहाँ पे हमारा समय कम लगेगा, हमारा लेबर कॉस्ट कम लगेगा, और हमारा जो प्रोडक्शन है वो हमारा ज़्यादा होगा। तो इसलिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस जो है वो भी हमारा सप्लाई को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जैसे हमने पहले भी देखा था कि अगर मार्केट में कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है और उसका जो प्राइस है कंपैरेटिवली कम है, तो हम वो सब्स्टिट्यूट खरीदना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ना कि जिसका प्राइस ज़्यादा है उसको खरीदना प्रेफर करेंगे।
तो यहाँ पे भी वैसे ही है। इफ़ द प्राइस ऑफ वन प्रोडक्शन सब्सटीट्यूट राइजेस द सप्लाई ऑफ अनदर सब्सटीट्यूट विल डिक्रीज। जब एक सब्सटीट्यूट की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे सब्सटीट्यूट की प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। नेक्स्ट जो है फैक्टर अफेक्ट करता है हमारे सप्लाई कर्व को, वो है गवर्नमेंट पॉलिसी। मीन्स गवर्नमेंट पॉलिसी भी जो है, जैसे मिनिमम वेजेस हो गया, टैक्सेस हो गया, अगर गवर्नमेंट आज जीएसटी बढ़ा दे तो प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, अगर जीएसटी कम कर दे तो प्रोडक्ट्स की प्राइसेस कम हो जाएंगी। तो एक तरह से गवर्नमेंट पॉलिसी भी जो है जो सप्लाई कर्व को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है स्पेशल फैक्टर। स्पेशल फैक्टर द वेदर एक्सर्ट एन इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन फार्मिंग एंड ऑन द एग्रो इंडस्ट्री। जैसे कभी गेहूं के सीज़न में आप देखोगे कि गेहूं की खेती ज़्यादा होती है, या किसी चीज़ की स्पेसिफिक सीज़न, जैसे गर्मी के सीज़न में आप देखोगे तरबूज की ज़्यादा डिमांड हो जाती है। तो इस तरीके से स्पेशल फैक्टर भी जो है वो सप्लाई को बढ़ाते हैं। जैसे गर्मी के दिनों में आप देखोगे आइसक्रीम की सप्लाई ज़्यादा होती है, ठंड के टाइम में लोग आइसक्रीम कम खाते हैं तो इसलिए उनकी सप्लाई कम होती है। तो स्पेशल फैक्टर भी जो है वो सप्लाई कर्व को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है शिफ्ट इन सप्लाई। शिफ्ट इन सप्लाई क्या है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए चेंजेस इन फैक्टर्स अदर देन गुड्स ओन प्राइसेस अफेक्टेड द क्वांटिटी सप्लाई। अब गुड्स के अपने प्राइस को छोड़ करके कोई दूसरे फैक्टर जो है नॉन प्राइस फैक्टर, जो कि उसके क्वांटिटी सप्लाई को अफेक्ट करेंगे और उसकी वजह से उनकी क्वांटिटी सप्लाई में कोई चेंजेस या कोई डिफरेंस आती है, तो उसको हम लोग शिफ्ट इन सप्लाई बोलेंगे। तो देखिए यहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा समझाया गया है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी आपकी प्राइस जो है वो कांस्टेंट है। तो एक कांस्टेंट प्राइस के ऊपर किसी प्रोडक्ट की सप्लाई, जैसे यहाँ पे प्राइस ऑफ ऑटोमोबाइल दिया हुआ है, तो इसकी सप्लाई जो है वो यहाँ एस से शिफ्ट होकर एस डैश हो रही है। इसका मतलब क्या है कि उसकी सप्लाई ज़्यादा हो रही है, प्राइस उसकी वही है, उसकी सप्लाई ज़्यादा है। जैसे अभी गर्मी के दिन में ठंडे पानी की या आइसक्रीम्स की सप्लाई ज़्यादा होती है, अब यही उस आइसक्रीम की प्राइस तो सेम रहती है, उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं आता है। उसी तरीके से ठंड के टाइम में उसकी सप्लाई कम हो जाती है जबकि उसकी प्राइस सेम रहती है। तो ये सप्लाई कर्व जो है वो यहाँ से यहाँ जो शिफ्ट हो रहा है, इसी को हम शिफ्ट इन सप्लाई बोलेंगे। और ये हमारा कम भी हो सकता है, अगर इसकी सप्लाई कम हो तो ये यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ चला जाएगा। तो एक तरह से सप्लाई में जो चेंजेस आएगी अदर दैन प्राइस फैक्टर, मैंने प्राइस को छोड़ के किसी अदर फैक्टर की वजह से अगर किसी वस्तु की सप्लाई में डिफरेंस आ रही है या चेंजेस आ रही है, तो उसको हम लोग शिफ्ट इन सप्लाई बोलेंगे। अभी फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट जो है वो है इक्विलिब्रियम ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड इंटरैक्ट्स टू प्रोड्यूस एन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी और मार्केट इक्विलिब्रियम। फ्रेंड्स, जब डिमांड और सप्लाई दोनों किसी एक पॉइंट पे आके एक दूसरे को इंटरैक्ट करते हैं, तो उस पॉइंट को हम लोग इक्विलिब्रियम कहेंगे। द मार्केट इक्विलिब्रियम कम्स एट दैट प्राइस एंड क्वांटिटी वेयर द फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड आर इन बैलेंस। फ्रेंड्स, हमने जो फोर्सेस पढ़े डिमांड के और सप्लाई के, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आकर के जो हमारी सप्लाई और डिमांड की जो प्राइस और क्वांटिटी जो है वो एक पॉइंट पे आके वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाती है, तो उसको हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं, जहाँ पे कि हमारा सप्लाई और डिमांड जो है दोनों बैलेंस में होता है। नो रीज़न फॉर प्राइस टू राइज और फॉल एज लॉन्ग एज अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज्ड। प्राइस में कोई भी राइज या फॉल नहीं है होती है वहाँ पे, और अदर थिंग्स भी जो है वो अनचेंज्ड रहते हैं। तो उस सिचुएशन को हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ सप्लाई एंड डिमांड कहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ एक चार्ट के द्वारा समझाया गया है हाउ सप्लाई एंड डिमांड डिटरमाइंस मार्केट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारी पॉसिबल प्राइसेस दी हुई हैं, यहाँ पे हमारे क्वांटिटी डिमांडेड है, यहाँ क्वांटिटी सप्लाइड है, और यहाँ स्टेट ऑफ मार्केट, और ये प्रेशर ऑन प्राइस। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारी प्राइस यहाँ डिक्लाइन हो रही है। जैसे हमने देखा था जब प्राइस डिक्लाइन होगी तो डिमांड भी हमारी डिक्रीज़ होगी। जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज़ होगी वैसे वैसे डिमांड हमारी इंक्रीज़ होगी। सॉरी, ये यहाँ पे फ्रेंड्स इंक्रीज़ हो रही है। देखिए 9, 10, 12, 15, 20 डिमांड जो है वो ऑलवेज इंक्रीज़ होगी क्योंकि ये इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं, और सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ होगी क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है। तो अभी जब
हमारा, अब आप सेम पॉइंट पे आप देखिए कि हमारी डिमांड 500 पे 9 है और सप्लाई कितनी आ रही है 18। तो हमारा तो डिमांड तो 9 ही है, लेकिन हमें मिला कितना 18। तो ये सिचुएशन में क्या होगा, हमारा जो हमारे पास स्टॉक जो है सरप्लस हो जाएगा। तो जब हमारे पास चीज़ें ज़्यादा होंगी तो नेचुरली है कि उसकी प्राइस कम होगी। इसी तरह से यहाँ भी देखिए हमारी डिमांड 10 है और हमारे सप्लाई 16 है, तो ये भी सरप्लस की सिचुएशन है और प्राइस यहाँ पे कम होगी। लेकिन 300 पे फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं कि हमारी डिमांड भी 12 है और हमारी सप्लाई भी 12 है। इसका मतलब हमें जितना ज़रूरत है हमें उतना ही मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें ना ही कोई सरप्लस है ना ही कोई हमारा शॉर्टेज है, तो इस स्टेट को ही हम लोग इक्विलिब्रियम कहेंगे। और यहाँ पे प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, प्राइस भी हमारी एज यूजुअल न्यूट्रल रहेगी। अब यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हो रहा है कि अब सिचुएशन अपोजिट हो रही है। हमारा प्राइस 200 है, हमारा डिमांड 15 है, लेकिन सप्लाई कितना है 7 है। तो अब यहाँ से हमारा शॉर्टेज का सिचुएशन बन रहा है। अब जब शॉर्टेज होगी तो प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। वैसे ही यहाँ पे 100 पे हमारी डिमांड 20 है और सप्लाई कितनी है 0 है, तो यहाँ पे प्राइस और भी बढ़ेगी। तो इसी को फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इक्विलिब्रियम विद सप्लाई एंड कर्व जो है यहाँ पे दिया हुआ है, कंबाइंस द सप्लाई कर्व विथ डिमांड कर्व। तो आइए देखते हैं इसको हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। फ्रेंड्स ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर CIB में इसके ऊपर एक केस स्टडीज़ आया था जिसमें अराउंड 5 क्वेश्चंस थे। वहाँ पे सीम डायग्राम दिया हुआ था, सिर्फ ये जो शॉर्टेज और सरप्लस हैं ये वहाँ पे नहीं दिए हुए थे। इसको एक जैसे x डैश y डैश के थ्रू दर्शाया गया था और उसके ऊपर क्वेश्चन थे कि जैसे x मान लीजिए इसको x डैश और इसको y डैश। तो वहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन था कि x डैश में जो है वो सिचुएशन पे मार्केट में जो गुड्स हैं उसकी शॉर्टेज है या सरप्लस है। सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी था कि y डैश पे जो प्रोडक्ट है वो सरप्लस है या शॉर्टेज है। तो आइए हम इसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू देखते हैं फ्रेंड्स। ये सेम वही जो हमारा एप्पल वाला जो था वही डायग्राम है, उन्होंने दोनों डायग्राम को यहाँ पे मिला दिया है। ये 500, 400, 300, 200, 100 और यहाँ पे उनकी सब में ये क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई दोनों दी गई है। और ये जो हमने डिमांड देखा था, डिमांड आपका डाउनवर्ड कर्व था और जो सप्लाई था सप्लाई अपवर्ड था। तो फ्रेंड्स जैसे जैसे ये हमारी प्राइसेस बढ़ रही थी तो हमारा सप्लाई भी बढ़ रहा था, प्राइस बढ़ रही थी सप्लाई बढ़ रहा था, और जब हमारा प्राइस कम हो रहा था तो हमारी डिमांड बढ़ रही थी। और ये दोनों जो है हमारा यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, तो ये पॉइंट जो है ये हमारा इक्विलिब्रियम है। अब फ्रेंड हम इसको जब हम यहाँ देखते हैं तो देखिए 500 पे हमारी डिमांड जो है वो 9 है, ठीक है, लेकिन हमारी सप्लाई कितनी है 19 है। तो इसका मतलब ये पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है वो हमारा सरप्लस एरिया हो गया। मतलब हमारे पास जो गुड्स का स्टॉक है वो सरप्लस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर सरप्लस हो रहा है तो हमारा प्राइस फॉल करेगा, नेचुरली है। उसी तरह से जब हम नीचे आते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए कि 200 पॉइंट पे लीजिए, 200 पॉइंट पे हमारी जो डिमांड है वो कितनी है 15 है और सप्लाई हमारी कितनी है 7 है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो हमारा है हमारा शॉर्टेज हो रहा है, क्योंकि हमारी डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो शॉर्टेज है। तो जब शॉर्टेज होगा तो प्राइस अप करेगा। तो इसमें फ्रेंड्स एक क्वेश्चन तो ये था कि ये सरप्लस है या शॉर्टेज है, ये शॉर्टेज है या सरप्लस है। एक क्वेश्चन था कि अगर सरप्लस होगा तो प्राइस फॉल करेगा या प्राइस राइज करेगा, अगर शॉर्टेज होगा तो प्राइस क्या होगा, प्राइस पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। चलिए हम इसके आगे देखते हैं क्या है। फ्रेंड्स अब इसमें है इफेक्ट ऑफ अ शिफ्ट इन सप्लाई और डिमांड। अभी जैसे हमने आगे देखा था कि सप्लाई और डिमांड में अगर कोई शिफ्ट हो रहा है तो वो किस तरीके से इक्विलिब्रियम पॉइंट को इफेक्ट करेगा। इसमें कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। इसमें बस यही है कि जैसे अगर हमारा डिमांड जो है वो कांस्टेंट है और सप्लाई हमारा यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहा है या यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहा है जो भी, तो हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे बन रहा था ये हमारा यहाँ बनेगा। तो जब सप्लाई हमारी यहाँ पे देखिए कम हो रही है और डिमांड हमारी कांस्टेंट है, तो फ्रेंड जब सप्लाई हमारा कम होगा डिमांड
कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन सप्लाई तो कम हो रही है ना, तो सप्लाई कम होगी तो प्राइस बढ़ेगी, तो प्राइस बढ़ेगी तो हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है यहाँ पे आके जो उसका प्राइस है वो न्यूट्रल हो जाएगा। उसी तरीके से ये वाले में देखिए दिखाएगा, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे क्या है, सप्लाई कांस्टेंट है और डिमांड में शिफ्ट हो रही है, मतलब हमारा डिमांड जो है वो बढ़ रहा है, सप्लाई कम है, तो डिमांड भी अगर बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी तो भी प्राइस राइज होगी, और प्राइस राइज होने से आज हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे है, तो उसके बाद प्राइस राइज होने के बाद हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो यहाँ पे चला आएगा। देखिए तो यही शिफ्ट इन डिमांड में भी सेम होगा, प्राइस राइज करेगी, शिफ्ट इन सप्लाई में भी सेम होगा, प्राइस राइज करेगी। इसमें फ्रेंड्स दो चीज़ और देख लीजिएगा कि अगर यहाँ जैसे सप्लाई वाले में हमारी सप्लाई कम हो रही है, सप्लाई कम है, डिमांड कांस्टेंट है, तो प्राइस बढ़ेगी, सप्लाई अगर ज़्यादा है और डिमांड कम है तो प्राइस कम होगी। वैसे ही डिमांड वाले में देखिए, शिफ्ट इन डिमांड में कि जब डिमांड हमारी ज़्यादा है और सप्लाई कांस्टेंट है तो प्राइस बढ़ेगी, और डिमांड जब हमारा कम हो रहा है और सप्लाई वही है तो मतलब हमारे पास सरप्लस स्टॉक होने लगेगा, तो इसलिए वहाँ पे प्राइस कम होगी। फ्रेंड्स आप इसको एक दो बार रिवाइज़ कर लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे, ज़्यादा कुछ इस चैप्टर में नहीं है। एक लास्ट है हमारा इंटरप्रेटिंग चेंजेस इन प्राइस एंड क्वांटिटी, और यहाँ भी कुछ ज़्यादा नहीं है फ्रेंड्स, इसका आप ग्राफ सीधे ग्राफ देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, आपका सप्लाई कांस्टेंट है और डिमांड में जो है वो शिफ्ट हो रहा है, तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ से इंक्रीज़ करके यहाँ पे हो जाएगा, तो सप्लाई जब इंक्रीज़ करेगी तो हमारा प्राइस इंक्रीज़ करेगा। ठीक वैसे ही यहाँ पे डिमांड को दिखाया गया है। यहाँ पे क्या है, हमारा डिमांड सेम है, सप्लाई जो है वो यहाँ से यहाँ डिक्रीज़ कर रहा है और हमारा डिमांड इंक्रीज़ कर रहा है। तो फ्रेंड्स अब जब डिमांड इंक्रीज़ होगा तो हमारा प्राइस डिक्रीज़ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, हम लोग अब इस चैप्टर को एंड कर रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और आप हमारे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और इसी के साथ हमें अपना ये चैप्टर यहाँ ख़त्म कर रही हूँ सेशन, और नेक्स्ट सेशन लेके हम फिर बहुत जल्दी मिलेंगे। ओके, थैंक यू।